हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, चूँकि धारा 299 से 377 तक में वर्णित है, के महत्वपूर्ण धाराओं से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ को देखेंगे, चूँकि लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। APU और जुडिशरी के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप APU या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे और बिहार UPO से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल की प्लेलिस्ट उपलब्ध है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स लॉ एवं GK के मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप कम समय में बिहार APU की तैयारी कर सकते हैं। आज का टॉपिक सभी राज्यों में लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मुर्गे को मारने और चुराने के इरादे से A उस पर गोली से प्रहार करता है और B को मार देता है, जो इस झाड़ी के पीछे था। A को B के पीछे रहने का कोई ज्ञान नहीं था। A ने कौन सा अपराध कारित किया है? तो A ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक पुजारी एक लड़के को प्रेत आत्मा भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है, जा किस अपराध के लिए दोषी है? तो वह सदोष मानववध के लिए दोषी है। आंसर B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X और Y जेड की हत्या करने के लिए जाते हैं। X गार्ड जेड के द्वारा पकड़ लिया जाता है, Y जेड की हत्या कर देता है। जेड हत्या के लिए दायी है, X एवं Y दोनों जेड की हत्या के लिए दायी हैं। ये सही नहीं है। X दायी नहीं होगा क्योंकि उसने कोई भी विकृत कार्य नहीं किया है। तो आंसर जो है D, A एवं C दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है। वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वे जोर जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है कि वहाँ कौन है। कोई उत्तर ना पाकर ये जानकर या मानकर कि कोई भी जानवर छिपा होगा, वे गोली चलाता है। B जो झाड़ी में छिपा था, जिसने उत्तर नहीं दिया, मर जाता है। इस प्रकरण में का है किस अपराध के लिए दोषी होगा? तो का विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है, किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन अपराधी मन स्थिति है। आशय अथवा ज्ञान अपराधी मन स्थिति के अंतर्गत आते हैं। आंसर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हत्या और मानववध में अंतर पहली बार निम्नलिखित में से किस बात में परीक्षण किया गया था? तो R बनाम गोविंदा के मामले में जस्टिस मेलविल जज के द्वारा हत्या और मानववध में अंतर को बताया गया था, जो कि 300 और 299 में अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से मामले अपराधी मानववध की कोटि में आते हैं या आता है? तो एक पुलिस कांस्टेबल ने एक अनियंत्रित भीड़ पर अपने उच्चतम अधिकारी के आदेश के पालन में गोली चलाई और कुछ लोगों को मार दिया। ये मानववध की कोटि में नहीं आता है। दूसरा है, एक व्यक्ति ने लूट किए जाते समय अपराधियों में से एक को मार दिया। ये भी मानववध की कोटि में नहीं आता है। तीसरा है, अचानक लड़ाई में बिना पूर्व चिंतन के मृत्यु कारित की जाती है। तो ये अपराध मानववध की कोटि में आता है, जो कि हत्या नहीं है। आंसर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित बातों में से किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध एवं धारा 300 हत्या में विभेद की व्याख्या की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रामारापू पुनैया के मामले में। आंसर B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कथन A है, मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। सही है। मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है, ये सही नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार जो आंसर है ये सही है, परंतु R गलत है। तो आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, A को बा अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है। A इस प्रकोपन से बा पर पिस्तौल चलाता है। वे गोली सा को लगती है, जो कि दृष्टि से बाहर था, और सा मर जाता है। A ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो A ने भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के अंतर्गत अपराधी मानववध का अपराध किया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित की। तो अपराधी मानववध किया है 301 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख बात है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में है। आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आ या कि ना खींचने का प्रयास करता है।
या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए आ को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप आ को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वे या का वध कर देता है। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो आ ने हत्या का अपराध किया है धारा 300 एवं 302 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। का और बा सा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिलने पर सा से गा की मृत्यु कारित कर देता है। गा जो है खा का भाई है, तो का ने कौन सा अपराध किया है? का ने हत्या का अपराध किया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। बी पर झा आघात करता है। बा को इस प्रकोपन से न तीव्र क्रोध आ जाता है। आ जो कि निकट ही खड़ा हुआ है, बा के क्रोध का लाभ उठाने पर उससे झा का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। बी उस छुरी से सी का वध कर देता है। आ किस अपराध का दोषी है? तो आ है हत्या का दोषी होगा। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। माता के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, परंतु कुछ मामलों में मानव वध होता है। यदि शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि शिशु ने सांस भले ही ना ली हो और पूर्णता उत्पन्न भले ही ना हुआ हो, अगर वो मृत्यु कारित माना जाएगा। माँ के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध की कोटि में आता है जब शिशु का कोई भी अंग बाहर निकल आया हो, भले ही शिशु ने सांस ना ली हो और पूर्णता उत्पन्न ना हुआ हो। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वे आरोपी है किस अपराध के लिए? तो स्वेच्छा चोट पहुंचाने हेतु। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। का जानता है कि खा की तिल्ली पड़ी हुई है, वे खा को एक मुक्का मारता है जिससे तिल्ली फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। का एक डॉक्टर होने के नाते ये भी जानता है कि उस स्थान पर साधारण सा प्रहार से भी तिल्ली फट जाएगी और खा की मृत्यु संभवता है। का किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पे का हत्या के अपराध का दोषी है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गिरा दिया तथा अपना एक घुटना उसके सीने पर रखा और उसके मुंह पर बंद मुट्ठी से 2 या 3 कठोर प्रहार किए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्य दर्शाता था कि पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभियुक्त किस अपराध का दोषी है? तो अभियुक्त जो है आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, उसके लिए दोष सिद्ध किया जाएगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अब्दुल ने एक मुर्गी चुराने के आशय से उस पर गोली चलाई कि मार डाले और पकाए, किंतु ये नहीं जानता था कि झाड़ी के पीछे जहाँ मुर्गा चला गया है वहाँ बख्शीश कहाँ भी लेटा हुआ आराम कर रहा था। अतः अब्दुल ने मानववध बख्शीश खां का तो नहीं किया है, परंतु उसने विधि विरुद्ध कार्य अवश्य किया है। तो इसमें आंसर ए सही हो सकता है, परंतु इसमें जो आंसर डी दिया है कि उपरोक्त समस्त कथन गलत हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि वो चुराने के आशय से जा रहा था तो उसने मानववध का तो नहीं अपराध किया है, परंतु विधि विरुद्ध कार्य अवश्य किया है। तो आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ये बिना कारण भीड़ पर बंदूक चलाता है, उसमें से एक व्यक्ति को मार डालता है, ये किस अपराध के लिए दोषी है? हत्या के अपराध के लिए। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। का की विधवा भाभी जब अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तो का ने अपने हाथ में गड़ासा लेकर उसका पीछा किया और जब वे अपने प्रेमी के कमरे में पहुंची तो का ने उसे मार डाला। इस प्रकार का हत्या के अपराध का दोषी होगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। आ उम्र 21 वर्ष और उसकी प्रेमिका बा उम्र 19 वर्ष दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। आ बा की हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से अपने को नहीं मारता है। तब आ ने कौन सा अपराध किया है? आ ने भारतीय दंड संहिता 300 के अपवाद 5 के अंतर्गत सहमति, जिसमें 18 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा दी गई सहमति से अगर मृत्यु कारित की जाती है तो आपराधिक मानववध की कोटि में आएगा, हत्या नहीं होगा। ये हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध की श्रेणी में धारा 300 के अपवाद 5 में दिया गया है। तो आ ने आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है का अपराध किया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। का को माँ गंभीर अचानक प्रकोपन देता है। का इस प्रकोपन से माँ पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आश्रय या का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और ना ये जानता था कि संभाव्य है कि वे या का वध कर दे। का या का वध करता है, का दोषी है केवल आपराधिक मानववध के लिए, जो कि भारतीय दंड संहिता
की धारा 300 के अपवाद 1 में दिया गया है गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में, तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाना जिससे कि मृत्यु हो जाना क्षम्य नहीं है और महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के सब क्लास 4 के अंतर्गत दोषी पाया गया, तो 11वीं बाई बना मध्य प्रदेश राज्य के बाद में, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से एक भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हत्या के आवश्यक तत्वों में से नहीं है। तो यदि कार्य इस प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया है कि जिससे कि मृत्यु संभावित है, तो ये हत्या के आवश्यक तत्वों में नहीं आता है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के विषय में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। ये कि प्रकोपन को बुलावा नहीं दिया गया है, ये सही है। ये कि आरोपी स्वेच्छा प्रकोपित नहीं हुआ है कि दूसरे की जान ले लेने का बहाना बन जाए, ये भी सही है। नेक्स्ट, ये कि लोक सेवक द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में प्रकोपन नहीं हुआ, ये भी सही है। ये आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया हो, क्योंकि प्रकोपन का तत्व नहीं है, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक्स बाई की आयु 18 वर्ष से अधिक है। उसने बाई से अनुरोध किया कि मुझे गोली मार दो क्योंकि मुझे एक्स को असाध्य रोग है। बाई एक्स का घरेलू नौकर है, स्वामी भक्त है, सेवक होने के नाते बाई ने गोली चलाकर एक्स को मार डाला। उपरोक्त संदर्भ में से कौन सा अपराध हुआ है, तो बाई का कार्य अपराधी मानववध है जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ए ने बी पर 7 से पिस्तौल से गोली चलाई किंतु यह सी को लगी जिससे कि सी की मृत्यु हो गई। ए ने कौन सा अपराध किया है, ए ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 301 के अंतर्गत अपराध किया है। 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित के संबंध में धारा 301 प्रावधान करती है, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक शस्त्र न्यायाधीश ने ए को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी मानकर उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया क्योंकि ए 70 वर्ष का वृद्ध एवं अपंग व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, न्यायालय द्वारा दी गई दंडाज्ञा अपर्याप्त होने के कारण अवैध है क्योंकि हत्या के मामलों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जो कि यहाँ पे अवैध है। व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो विधि के प्रावधान के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए उसके अनुसार नहीं होने के कारण ये अवैध है, तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध किस मामले से है, तो मृत्यु से संबंधित है। विरल से विरलतम मामलों में मृत्युदंड दिए जाने से संबंधित, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो धारा 132 और 194 दोनों में मृत्युदंड दिया जाता है और धारा 364A और 396 इसमें भी मृत्युदंड दिया जाता है। तो प्रश्न 394 499 में नहीं दिया जाता है, 124A 132 में नहीं दिया जाता है। तो जो दोनों धाराओं में दिया जाता है तो 1 और 2 सही हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है, 1 और 2 सही है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एक शस्त्र न्यायालय ने एक व्यक्ति का तथा एक 15 वर्ष के लड़के बी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया। इस स्थिति में निम्न प्रश्नों में से कौन सा सही है, तो जहां तक बी का संबंध है सशस्त्र न्यायालय का आदेश अवैध है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मृत्युदंड निम्न अपराधों में दिया जा सकता है। आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास जिसमें उपहतिकारित हुई हो, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए ये दावा किया कि वे सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प को अपने से कटवा लिया परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर सका। यहाँ सपेरा किस अपराध के लिए उत्तरदायी है, तो सदोष मानववध के लिए उत्तरदायी होगा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अभियुक्त का जो ससुर के यहाँ अपनी पत्नी को लाने के लिए वहाँ गया था उसके साले ने इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसकी पत्नी को उसके साथ शाम की गाड़ी से जैसा कि उसकी इच्छा है चलना चाहिए या अगले दिन प्रातःकाल की गाड़ी से जैसे कि उसे ससुराल वालों ने सुझाया। झगड़े के दौरान अभियुक्त अपना आपा खो बैठा और उसने चाकू निकालकर अपने साले के सीने पर एक प्रहार किया। इसका परिणाम साले की मृत्यु के रूप में हुआ। चाकू के द्वारा सहायक सिराएं तथा धमनियां कट गई थीं और उससे हुए आघात तथा रक्तस्राव की परिणति मृत्यु से हुई थी। यह प्रकरण किस परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो ये
प्रकरण आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक सशस्त्र न्यायालय ने ए को धारा 304 भाग 1 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि मानकर 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया। न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि 5 वर्ष का कारावास कठोर तथा 5 वर्ष का साधारण होगा। इस स्थिति में कारावास विधि सम्मत है। न्यायालय का आदेश विधि सम्मत होगा, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ए अपनी पत्नी को पीटता है, जो जमीन पर अचेत होकर गिर जाती है। ए उसे मृत समझकर घर के छत के बीम पार्ट से लटका देता है, लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने यहाँ पे हत्या का अपराध किया है, आंसर ए सही होगा। डी साधारण उपपत्ति, ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। धारा 304 ए आईपीसी संबंधित है। तो 304 ए जो संबंधित है, जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते हुए बिना इरादे से हत्या हो जाए, वहां पर उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से, तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने का उल्लेख है? तो 304 ए में है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बातों में से किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो मिट्टू सिंह बना पंजाब राज्य के मामले में, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट विधि है? तो 304 बी में है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय में रखा गया है? दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में रखा गया है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 304 भी भारतीय दंड संहिता के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 386 में जोड़ा गया था, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 में, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। दहेज हत्या हेतु दंड है कम से कम 7 वर्ष और जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। धारा 304 बी एवं धारा 113 बी की उपधारणा की जा सकती है जब पत्नी की मृत्यु विवाह की तिथि से 7 वर्ष के अंदर हुई हो, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। दहेज हत्या के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो दहेज हत्या के लिए कम से कम 7 वर्ष जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ज्ञान कौर पंजाब राज्य का वाद आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। धारा 307 के अंतर्गत अपराध साबित होने के लिए हत्या करने का आशय साबित होना चाहिए, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। दांडी विधियों के मानवीकरण हेतु दंड संहिता की धारा 309 अधिनियमों की पुस्तिका से हटा देने योग्य है। ये क्रूर एवं विवेक रहित धारा है एवं जिसका परिणाम एक ऐसे व्यक्ति को दोहरा दंड देना है जो पहले यातना झेल चुका है एवं आत्महत्या कर सकने के कारण कलंकित हो रहा है। उक्त निर्णय दिया गया था पी रथिराम नागभूषण बनाम पटनायक नाम भारत संघ के मामले में दिया गया था। तो इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल था, परंतु ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में इसको पलट दिया गया और उसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं था, तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है? तो 310 में ठग को परिभाषित किया गया है और दंड को 311 में बताया गया है। 307 में हत्या का प्रयास के बारे में बताया गया है और 312 में गर्भपात कारित करने के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेच्छा घोर पाहित कारित करने के लिए दंड का प्रावधान है 7 वर्ष, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वेच्छा घोर पाहित का अपराध है जमानतीय है और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है, तो आंसर डी सही है, ए एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध घोरपति नहीं है? पुनर्संतरण घोरपति है, किसी व्यक्ति की नित्य की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ये भी घोरपति के अंतर्गत आता है, अस्थि भंग करना ये भी घोरपति है, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद ये घोरपति में नहीं आता है। अस्थायी की जगह यदि स्थायी होता तो भी घोरपति हो जाता, तो प्रश्न के अनुसार जो पूछ रहा है घोरपति नहीं है, तो दोनों कान में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद टेम्परेरी, तो वो घोरपति नहीं होता है। घोरपति को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में बताया गया है, जो कि निम्न 8 प्रकार
घोरपति के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, तो आप 8 प्रकारों को अच्छे से देख लें, क्योंकि इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ये एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है, जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध बचाव नहीं है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। कोई उपपत्ति घोरपति कहलाती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति त्रिपीड़ा में रहता है। तो 20 दिन तक कोई व्यक्ति त्रिपीड़ा में रहता है, जो कि 320 का सब क्लास 8 है। कोई व्यक्ति 20 दिन तक त्रिपीड़ा में रहता है तो वो घोरपति में आएगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ए ने बी की क्षति कारित करने के उद्देश्य से लाठी से मारा। उसने 6 बार आघात किए। उसमें से एक आघात बी के सिर पर लगा, जिससे बी अचेत हो गया। ए भाग गया। बी चोट लगने के 20 दिन पश्चात क्षतिघात से मर गया। ये किस अपराध का दोषी है? सदोष मानववध का, जो कि हत्या नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। गर्भपात करना अपराध नहीं है जब ये किया जाता है सद्भावना पूर्वक उस स्त्री की जान बचाने के लिए किया जाता है, तो गर्भपात करना अपराध नहीं होगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करना निम्न में से कौन सा अपराध है? तो श्रवण शक्ति का स्थायी है, अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से, तो ये घोरपति के अंतर्गत आएगा 320 में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। स्वेच्छापूर्वक घोरपति कारित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 322 में परिभाषित किया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। धारा 325 के अंतर्गत घोरपति के लिए दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक के कारावास का। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है। धारा 326 भारतीय दंड संहिता घातक शस्त्र द्वारा गंभीर उपपत्ति के अंतर्गत अपराध है। आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय अपराध है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। तेजाब फेंक कर स्वेच्छापूर्वक घोरपति कारित करना दंडनीय है। तेजाब फेंक करके 326 ए में है और तेजाब डालने का प्रयत्न करना 326 बी में है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। तेजाब फेंकना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 326 ए के अंतर्गत दंडनीय है, जो कि 326 ए 326 बी को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ के एवं परिधि को स्पष्ट किया था बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो कि हत्या से संबंधित था। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने 1 चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने वे सारा हलवा खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर ए किस अपराध का दोषी है? तो ए जो है सी की हत्या के अपराध का दोषी है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ए सा को बी समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ आ भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय होगा? तो धारा 302 के अंतर्गत। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। धारा 324 एवं 326 में मुख्य अंतर क्या है? तो क्षति की प्रकृति का मुख्य अंतर है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। कोई पुरुष जो स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? पीछा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि 354 डी में बताया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति का दास के रूप में क्रय विक्रय का अभ्यासिक अपराध दंडित किया गया है? तो 371 में किया गया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 किस धारा में गैंग रेप का अपराध दंडनीय है? तो गैंग रेप का जो अपराध दंडनीय है वो 376 डी ए एवं डी बी में और डी में, तीनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में गैंग रेप जो दंडनीय है वो 376 डी ए और डी बी में है। तो आंसर यहाँ पे डी है। 376 डी ए डी बी को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ा गया है, जो कि 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी हैं। और इसमें एक 376 ए बी को भी जोड़ा गया था। तो प्रश्न के अनुसार आंसर यहाँ पे डी है। उपयुक्त नीचे व्याख्या दी गई। उपयुक्त तीनों धाराएं सामूहिक बाल संघ से संबंधित हैं। धारा 376 डी ए एवं डी बी दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 की किस धारा के अंतर्गत बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है? तो बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान
376 AB में भी किया गया है और 376 DB में किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस धारा के अंतर्गत बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। तो बलात्संग के बारे में पूछ रहा है, ना कि सामूहिक के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 376 A प्रभावी होगी। तो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 की किस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की युवती से या महिला से सामूहिक बलात्संग के लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। यहाँ पे सामूहिक बलात्संग के लिए पूछ रहा है, जो कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के बाद पूछ रहा है। तो DB को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे सामूहिक में DB है, तो आंसर ए सही होगा। और जो AB है वो भी जोड़ी गई है, लेकिन वो सामूहिक नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यौन उत्पीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है। यौन उत्पीड़न को 354 A में परिभाषित किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड के प्रावधान दिए गए हैं 354 A में। 354 B में विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या अपराधी बल का प्रयोग, और 354 C में दस्तरिक्ता वारिज्म के बारे में, और 354 D में पीछा करना के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, यौन उत्पीड़न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो यौन उत्पीड़न जो दंडनीय है वो 354 A के अंतर्गत दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किसी स्त्री को निर्वस्त्र होने के लिए विवश करने की आशय से हमला या अपराधी बल का प्रयोग दंडनीय है। तो 354 B के अंतर्गत आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, यौन गोपनीयता को देखना दंडनीय बनाया गया है। 354 C में बताया गया है वोरिज्म के बारे में। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इंटरनेट ईमेल के प्रयोग का अनुवीक्षण करना या जासूसी करना जिसका परिणाम व्यक्ति की मस्तिष्क में हिंसा के भय या गंभीर चिंता या कष्ट में होगा या ऐसे व्यक्ति की शांति में हस्तक्षेप करेगा, वे अपराध है। धारा 354 D के अंतर्गत पीछा करने का अपराध है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है। तो सदोष अवरोध को 339 में परिभाषित किया गया है और 340 में सदोष परिरोध के बारे में बताया गया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है। सदोष परिरोध को 340 में बताया गया है और 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड के बारे में बताया गया है और 343 में 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ये एक भवन के बाहर जाने के द्वारा बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और दा से कह देता है कि यदि या भवन के बाहर जाने का प्रयास करेगा तो भी या को जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। तो यहाँ पे कौन सा अपराध हुआ है। तो यहाँ पे ए ने या का सदोष परिरोध किया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जेट की दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार जेट किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। तो ए निम्नलिखित में से कौन से अपराध के लिए दोषी होगा। तो ए सदोष परिरोध के लिए दोषी होगा 340 के अंतर्गत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनीमा देता है के लिए कोठरी में बंद करता है, वे किस अपराध के लिए दोषी है। तो ये सदोष परिरोध के लिए दोषी है, जो कि 340 में परिभाषित है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ये अपने कुत्ते को बी के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है, आ दोषी है किस अपराध के लिए। आ अपराधी बल के प्रयोग के लिए दोषी है, जो कि 349 में बताया गया है अपराधी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ये अपनी कार द्वारा लखनऊ से शाहजहांपुर जा रहा था, रास्ते में भी उससे मिला और निवेदन किया कि वे उसे मध्यवर्ती नगर सीतापुर तक अपनी कार से लेता चले। ए ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और उसे कार पर बैठा लिया। सीतापुर पहुंचने पर बी के बार बार निवेदन करने पर भी ए ने वहां नहीं उतारा और बी की इच्छा के विरुद्ध उसे शाहजहांपुर तक ले गया। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है। ए ने सदोष परिरोध का अपराध किया है। बी का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एक पुलिस अधिकारी न्यायालय से जमानत आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर देता है। पुलिस अधिकारी किस अपराध के लिए दोषी है। तो सदोष परिरोध के लिए दोषी है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ए ने बी पर थूक दिया, ये किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। ए जो है वो अपराधी बल के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन अपराधी बल का दृष्टांत नहीं है। ये अपना मुक्का बी की तरफ हिलाता है, ये अपराधी बल का दृष्टांत नहीं है। बाकी ए बी के ऊपर थूकता है, ये अपराधी बल है। ए बी एक महिला बी का घूंघट उठा देता है, ये
अपराधी बल का प्रयोग है। ए अपने किराएदार बी को किराया अदा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से यातना पहुंचाता है। ए भी अपराधी बल का प्रयोग है। जो नहीं है तो आंसर ए है। ए अपना मुक्का बी की तरफ बढ़ाता है, अपराधी बल के प्रयोग का दृष्टांत नहीं है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में से कौन हमला का दृष्टांत नहीं है? तो बी ए बी को बाद में देख लेने की धमकी देता है, ये हमला का दृष्टांत नहीं है। बाकी ए सी डी तीनों हमले के दृष्टांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, यह राह की ओर एक भरी हुई पिस्तौल तानता है। यह इस तरह मुक्का उठाता है कि मानो ये उसे मारने ही वाला है। या ने कौन सा अपराध किया है? तो या ने यहाँ पे हमला का अपराध किया है। आंसर सी है, हमला 300। तो यहाँ पर जो यह का अपराध होगा वो 351 के अंतर्गत हमले का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, आ गा की सम्मति के बिना और गा को क्षति भय या क्षोभ कारित करने के आशय से एक कुत्ते को सी पर झपटने के लिए भड़काता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने अपराधी बल के प्रयोग का अपराध किया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, यह एक दुल्हन को चिढ़ाने या डराने के आशय से उसका घूंघट उठाता है। या ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? या ने अपराधी बल का अपराध किया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? 354 में, 351 में हमला के बारे में बताया गया है, 350 में अपराधी बल और 352 में हमला के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो आंसर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से किस में वैधानिक संरक्षण से व्यभिचार का अपराध नहीं बनता है? तो जो वैधानिक संरक्षण से अपराध नहीं बनता है वो 15 वर्ष की आयु के लड़के को ले जाया जाता है, तो ये व्यभिचार का अपराध है। 17 वर्ष की आयु की लड़की को ले जाया जाता है, ये भी व्यभिचार का अपराध है। विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति को ले जाया जाता है, ये भी व्यभिचार का अपराध है। 17 वर्ष की आयु के विकलांग लड़के को ले जाया जाता है, ये व्यभिचार का अपराध गठित नहीं करता है, क्योंकि व्यभिचार के लिए लड़के की उम्र कम से कम 16 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष से कम हो, उसका जो ले जाया जाएगा बहलाकर फुसलाकर, तो वो व्यभिचार का अपराध गठित करेगा। तो यहाँ पे आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से व्यभिचार के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार क्या आवश्यक नहीं है? तो जो अभियुक्त का आश्रय आवश्यक नहीं होता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यभिचार का अपराध विचारणीय है, तो वो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यभिचार नहीं है? किसी 10 साल के बच्चे को उसके माता पिता की स्वीकृति के बिना ले जाना, किसी पागल बालक को फुसलाकर ले जाना, किसी 17 वर्ष की लड़की को फुसलाकर ले जाना, किसी 17 वर्ष के लड़के को फुसलाकर ले जाना व्यभिचार का अपराध नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, व्यभिचार के अपराध के लिए अवयस्क की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अवयस्क की उम्र होनी चाहिए, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष, और यदि पुरुष है तो 16 वर्ष के अंदर, और यदि स्त्री है या महिला है तो उसकी 18 वर्ष के अंदर है। यदि उसका जो व्यभिचार होगा तो वो व्यभिचार का अपराध गठित करेगा। यदि 16 वर्ष से पुरुष 16 वर्ष से ऊपर है या महिला 18 वर्ष से ऊपर है तो व्यभिचार का अपराध गठित नहीं होगा। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, जब कोई व्यक्ति किसी 17 वर्ष की आयु के किसी लड़के को फुसला कर ले जाता है तब ये कहा जाएगा कि उसने कारित किया है, तो उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, क्योंकि ये व्यभिचार जो होता है वो 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के का होता है, लड़की के मामले में 18 वर्ष से कम होता है। और जो अपहरण का अपराध होता है, अपहरण में जब बल या हिंसा का प्रयोग के द्वारा किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है तब गठित होता है। तो यहाँ पे किसी हिंसा या बल का प्रयोग नहीं बताया गया है, जबकि फुसलाकर ले जाना बताया गया है, तो यहाँ पे कोई भी अपराध गठित नहीं होता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए थे? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिए थे लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में, जो कि एक लीडिंग केस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10 गाइडलाइंस न्यायालय ने जारी की थी। तो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी महिला के साथ किया गया मैथुन वाला संग नहीं माना जाएगा? यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ मैथुन करे जब उसकी उम्र 15 वर्ष हो तो माना जाएगा। उसकी सहमति के बिना चोट के भय में डालकर उससे प्राप्त सहमति में की गया तो भी माना जाएगा। उसकी सम्मति से जब वो 18 वर्ष की हो तब ये बलात्संग नहीं माना जाएगा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
102 जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सम्मति से भी करता है तो ये भी बलात्कार संघ है यदि उस स्त्री की आयु कम है 18 वर्ष से। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। अपनी पत्नी से संभोग बलात्कार संघ की कोटि में आएगा जब पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो बलात्कार संघ की कोटि में आएगा, यदि 15 वर्ष की है तो नहीं आएगा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। पृथक रहने के दौरान अपनी पत्नी से संभोग संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है। आंसर ए एवं बी दोनों सही हैं। 104 में जो ये दे रखा है कि अपराध तो संज्ञेय होता है परंतु जमानती होता है, यहाँ पे बी सही नहीं है, अजमानती की जगह पे जमानती होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार आंसर सी जब भी सही होगा जब यहाँ पे जमानती होगा। वैसे आंसर यहाँ पे ये सही है, संज्ञेय अपराध है और जमानती होता है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। सुप्रीम कोर्ट का निम्नलिखित निर्णय दंड विधि संशोधन अधिनियम 93/1983 पारित करने का चरम आधार था। तुकाराम बनाम राज्य का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। मथुरावाद किससे संबंधित है? मथुरा केस का बाद बलात्कार संघ से संबंधित है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। ए अपनी 15 वर्षीय पत्नी बी से उसकी रजामंदी के साथ मैथुन करता है तो ए ने कौन सा अपराध किया है? 15 वर्ष की पत्नी है तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। ए अपनी पत्नी जो कि अलग रहने की डिग्री के अधीन उससे पृथक रह रही है उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा इस मामले से संबंधित है? तो 376 ए, 376 बी, 376 बी संबंधित है, जिसमें कोई भी पुरुष यदि पत्नी से पृथककरण के दौरान उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास जो कि अधिकतम 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जो कि मामला इस संज्ञेय होता है और जमानती होता है। यदि पत्नी के मामले में पत्नी स्वीकृति दे तो मामला जमानती है तो जमानत मिल सकती है। तो आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। सामूहिक बाल संघ भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो जो गैंग रेप है वो 376 डी में आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1010। पृथककरण के दौरान अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना दंडनीय है 376 बी के अंतर्गत। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। सामूहिक बाल संघ धारा 376 डी के लिए न्यूनतम दंड है, न्यूनतम जो दंड है सामूहिक बाल संघ 376 डी के अंतर्गत 20 वर्ष है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्त अपराधी धारा 376 ई को दंडित किया जाएगा आजीवन कारावास से, मृत्युदंड से, ए बी दोनों से। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। धारा 376 सब क्लास 1 के अंतर्गत बलात्कार संघ के लिए न्यूनतम दंड कितना है? तो जो न्यूनतम दंड है वो वर्तमान में 10 वर्ष है, जो कि 2018 से पहले 7 वर्ष था। 2018 में 7 वर्ष को प्रतिस्थापित करके 10 वर्ष कर दिया गया है। आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 376 उपधारा 2 के अंतर्गत न्यूनतम दंड कितना है? तो 10 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 376 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिकतम दंड कितना है? अधिकतम दंड जो है वो मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। आंसर यहाँ पे सी आजीवन कारावास और मृत्युदंड दोनों हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका डी, सी और डी को मिला के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। शिक्षक द्वारा अपनी शिष्या से बाल संघ करता है वे दंडनीय होगा, तो ये 10 वर्ष के कारावास से जो कि आजीवन कारावास तक का विस्तारित हो सकता है के लिए दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। संरक्षक द्वारा ऐसी स्त्री से जो उसके संरक्षण में है बाल संघ करने पर दंडनीय होगा 10 वर्ष के न्यूनतम कारावास से। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। सम्मति देने में असमर्थ व्यक्ति से बाल संघ किस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है? तो 376 सब क्लास 2 के अंतर्गत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 कब से प्रवर्तन में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 21 अप्रैल 2018 से प्रवर्तन में है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं? तो नई धाराएं जोड़ी गई हैं 376 ए, 376 डी ए, 376 डी को जोड़ा गया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सब क्लास 1 के अंतर्गत बाल संघ के अपराध के लिए न्यूनतम कितना दंड है? तो न्यूनतम जो दंड है वो है 10 वर्ष है, जो कि 18 में संशोधित करके 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष किया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। एक व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बाल संघ करने का दोषी पाया जाता है, वे दंडित किया जाएगा न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत किस प्रकृति के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है?
तो जो प्रकृति है वो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बालात्संग के मामलों में और 12 वर्ष से कम स्त्री के साथ बालात्संग के मामलों में दोनों में है। तो ए बी दोनों सही हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 बालात्संग से पीड़िता को संदत किया जाने वाला जुर्माने की राशि होगी पुनर्वास के लिए नियोजित एवं युक्त और चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए युक्त और नियोजित दोनों होंगी। तो ये भी दोनों सही हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 एक व्यक्ति 16 वर्ष की आयु की स्त्री से बालात्संग करता है, वह दंडित किया जाएगा। तो यह न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 दंड विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धाराएं सामूहिक बालात्संग गैंग रेप से संबंधित हैं। तो 376 डी ए 376 डी बी को 2018 में जोड़ा गया है। तो आंसर यहाँ पे बी सही है। 376 ए 376 डी ए और 376 डी बी जो कि 2018 में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 बालात्संग के अपराध का अन्वेषण इत्तला अभिलिखित किए जाने की तिथि से कितने माह के भीतर पूरा किया जाएगा। तो 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 बलात्संग के अपराध में पारित दंडादेश के विरुद्ध दाखिल अपील का निस्तारण अपील दाखिल करने की तिथि से कितने माह के भीतर किया जाएगा। तो 6 महीने के अंदर किया जाएगा। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होंगे जब बालात्संग सामूहिक बालात्संग जो आयु है 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ किया गया है। तो जो अग्रिम जमानत है एंटीसिपेटरी बेल जो कि 438 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 और 439 में न्यायालय की शक्तियाँ हैं वो यहाँ पे प्रभावी नहीं होंगी। तो आंसर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बालात्संग या सामूहिक बालात्संग के आरोपी व्यक्तियों की जमानत की सुनवाई के समय इत्तलाकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकर होगी। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 12 वर्ष या 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बालात्संग के अपराध के मामले में जमानत मंजूर करने से पहले उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय लोक अभियोजक को सूचना प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में सूचना देंगे। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 आपराधिक दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत बलात्संग के मामलों का अन्वेषण कितने माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। तो 2 माह के अंदर आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा निम्न अधिनियमों में संशोधन किया गया है। भारतीय दंड संहिता में भी किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी किया गया है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में भी किया गया है। तो उपयुक्त सभी में किया गया है। आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 बलात्संग के मामलों का विचारण पूर्ण किया जाना चाहिए कितने दिन में आवश्यक पूर्ण किया जाना। तो 2 माह के भीतर। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 दंड विधि संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रख्यापित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति को जब संसद में दोनों सदन में से एक सदन ना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस हुआ था उसी के आधार पर दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 का एक्ट बना है। और जो कि राज्यपाल की जो शक्ति दी गई है ऑर्डिनेंस जारी करने की वो 213 में दी गई है और 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के जो अनुसार आंसर है यहाँ पे बी सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में आईपीसी के अध्याय 16 के एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो बनाने के लिए उत्साह बढ़ता है और शेयर करने से अन्य लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।